आने वाली नई वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज है। विल्सन, मैं उकता चुकी हूँ इस वीरान घर के वहशतनाक सन्नाटे से, इसने कदरे बेजार कुन लहजे में अपने शौहर से कहा। लेकिन फाइलों में मगन विल्सन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोश था। शायद इसने जूलिया की बात सुनी ही नहीं थी, या शायद वो इसी लहजे में बात बार बार सुन के उकता चुका था। इससे अच्छा तो हमारा फ्लैट था, छोटा सा साफ सुथरा माहौल, और इसमें वीरानी का कोई एहसास न था। तुम्हारे दफ्तर चले जाने के बाद भी मुझे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होता था, और अब तो मैं तुम्हारे पास होते हुए भी तन्हाई महसूस करने लगी हूँ। बस तुम अपने बॉस को बता दो कि हमें इस घर में नहीं रहना। इसने गोया खुद ही अपने फैसले को सादिर कर दिया। ये यकीनन विल्सन की तवज्जो हासिल करने के लिए था, और इसमें इसे कामयाबी हुई। विल्सन ने एक नज़र इसे देखा और कहा, अच्छा फिर कुछ अरसा ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं बॉस के खलूस को हरगिज़ ठुकराने का रिस्क नहीं ले सकता। वो दोबारा फाइल पर कलम चलाने लगा। इस तरह तो मेरा दम घुट जाएगा, वरना तो मैं कोई और रास्ता देखूंगी। आज वो इस बात का हल चाहती थी। रोज़ की तरह विल्सन की तसल्लियां में इस गुफ्तगू से वो बेजार हो चुकी थी। तुम दिन के वक्त मिसेस जोसेफ के यहाँ चली जाया करो। विल्सन ने फिर वही घिसा पिटा हल निकाला जो वो बारहा ठुकरा चुकी थी। इनके घर डेरे डालकर मैं अपनी अहमियत हरगिज़ नहीं खोना चाहती। मैं अपने कंपार्टमेंट में रहने को तरजीह दूंगी, अगरचे तुम अपने बॉस के खलूस का बार उठाए रखो, इसने विल्सन को घूरते हुए कहा। विल्सन को एहसास था कि इसने गलत रविश इख्तियार की थी। अब कोई चारा ना था, इसे अब हथियार डाल देने चाहिए थे। इसने सोचा और कहा, प्यारी जूलिया, तुम मेरी खातिर सिर्फ चंद दिन और इस घर में को बर्दाश्त कर लो, फिर हम अपने कंपार्टमेंट में वापस चले जाएंगे, इसने मलाइमत से कहा। जूलिया ने मुस्कुराते हुए विल्सन के इस फैसले का खैर मकदम किया। विल्सन को ये बंगला इसके बॉस ने दिया था। वो विल्सन की मेहनत की कदर करता था। एक बात जो परेशानी का बायस थी, वो इसका दफ्तर से देर से पहुंचना था। इसका घर दफ्तर से खासे फासले पर था। इसे आने जाने में सख्त दिक्कत और मुश्किल का सामना होता था। अपने मेहनती वर्कर की ये कमी इसके बॉस ने पूरी कर दी। इस कॉलोनी में जो नौआबाद थी, रॉबर्ट हेनरी ने 2 मकान खरीदे थे। ये दोनों मकान आमने सामने थे, जिनके दरमियान तारकोल की सड़क हाइल थी। पहला मकान जिसमें खुद आबाद था, ये नई तर्ज का जदीद घर था, जबकि सामने वाला बंगला जो इसके घर से ज़रा बड़ा ज़रूर था और बिल्कुल इसके मुतज़ाद था। ये एक डबल स्टोरी घर अहाते के दरमियान में था, यानी इसके आगे और पीछे 2 सहन थे। आईनी गेट बड़ा और जंगालूद था। अगले सहन में खारदार झाड़ियों की बहुतात थी और घास कदआवर थी, अलबत्ता फूलों के पौधे जरूर झांक रहे थे। 4 दीवारी पक्की ईंटों की थी जो अब खाई से स्याह हो चुकी थी। बाकी इमारत भी बोसीदा और खस्ता हाल थी। पिछली जानिब चेरी का खूबसूरत बाग था। मौसम बहार की आमद थी और चेरी के सुर्ख खोशे लटक रहे थे। इस सहन में भी कदावर घास ने ज़मीन को ढांप रखा था। रात के सन्नाटे में इस घास से तरह तरह के हशरातुल अर्ज़ की आवाज़ें फिज़ा में गूंजने लगती, जो माहौल को और भी खौफनाक बना देती। इमारत के अंदर से कुछ बेहतर थी। इन बेशुमार कमरों में इनके लिए 2 ही कमरे बहुत थे। किचन और बाथरूम साफ सुथरे थे, लेकिन सीलन की बू इंतहाई नागवार गुजरती थी। बाकी घर की फ़िज़ा भी इसी तरह के एहसास से मज़ीद थी। विल्सन के लिए ये एक मकान सोने की कान था। वो तमाम माहौल से बेनियाज दिन रात अपने बॉस की खिदमत में तैयार रहता था। इसने मेहनत ज़्यादा करनी शुरू कर दी थी और अपने बॉस के साथ दफ्तर आना जाना शुरू कर दिया था। इन्हीं दिनों जूलिया ने एक और इंकिशाफ किया था। इसने विल्सन को कई बार बताया, लेकिन वो आसानी से इसकी तरफ मुतवज्जो होने वाला नहीं था। इसके लिए सब कुछ इसका बॉस ही था। इसके सोचों में बॉस को खुश करने की तरकीबें थी और इसके दिल में रोशन मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब थे। जूलिया ने पिछले बाग में किसी को चलते देखा था। इसने विल्सन को बताया था। इसका सांस चढ़ा हुआ और आंखें हल्कों से बाहर उबल रही थी। अपनी घुटी घुटी आवाज़ में इसने कहा, मैंने देखा था वो अपने शाने पर शॉल दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। मैं समझी वो जोसेफ था। मैंने इसे पुकारा 1 बार, दूसरी बार, और जब मैंने मुसलसल तीसरी बार पुकारा तो वो ठहर गया।
پھر اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ اف، اس کی ایک آنکھ حلقے سے باہر لٹک رہی تھی۔ اور جولیا بھپری ہوئی اور لکنت زدہ حالت میں بولی۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا، اس کے منہ پر تشدد کے نشان تھے اور اس پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی۔ اف میرے خدا، میں اس کی کریہ صورت کو ہرگز نہیں بھول سکتی۔ ولسن، وہ ضرور کوئی چڑیل یا بدرو تھی، جولیا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ولسن کو جولیا کی یہ بناوٹی کہانی انتہائی ناگوار گزری تھی۔ وہ خشونت سے بولا، جولیا، حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ کبھی تم مسز رابرٹ کی بلی کو چڑیل کہتی ہو اور کبھی باغ میں چلتے جوزوں سے خوف کھاتی ہو۔ آخر تم کیوں ان واہموں میں گرفتار ہو؟ ہمیں یہیں رہنا ہے، تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ ایک دن آئے گا جب باس یہ گھر میرے نام شفٹ کر دے گا۔ اس رات جولیا بہت خوش تھی۔ اس نے ولسن کو رضامند کر لیا تھا اور چند دن وہ گزار سکتی تھی۔ جہاں ایک عرصہ کرب میں گزرا تھا، وہ خوش فہمی میں مبتلا ولسن کے لیے کافی بنانے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن اس راہداری کے آخر میں تھا جس کی ابتدا ان کے کمرے سے ہوتی تھی۔ ولسن آج کچھ زیادہ ہی دیر سے گھر لوٹا تھا۔ جولیا بہت پرسکون راہداری میں داخل ہوئی تھی۔ یہ لمبی راہداری نہ زیادہ تاریک تھی اور نہ ہی زیادہ روشن۔ ایک کم وولٹیج کا بلب بس اندھیرا دور کرنے کے لیے ان کے کمرے کے عین اوپر نصب تھا، جس کے کمزور روشنی کچن کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے کافی مدھم ہو جاتی تھی۔ اس نے غیر متوقع طور پر ولسن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی جب مسز رابرٹ کی وہ منحوس بلی اچانک آ ٹپکی۔ جولیا اس بلی سے بہت ڈرتی تھی۔ اس کا نرم و گداز بدن اسے نشتر کی طرح چبھتا تھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں اسے انگیٹھی میں پڑے انگاروں کی طرح دہکتی نظر آتی اور اس کے کانٹے دار دانت جسے وہ میاؤں کرتے ہوئے نکالتی تھی کسی چڑیل کے جبڑوں سے جھانکتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی اس کے بدن میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ جاتی تھی۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی تھی اور وہ کانپنے لگتی۔ ستم یہ کہ وہ اسے کچھ کہنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ اس کے شوہر کے باس یعنی محسن کی بیگم کی لاڈلی بلی تھی، جسے اس نے ایک سے ایک القاب سے نوازا تھا۔ اب بھی یہی بلی اس کی خوشیوں میں زہر گھولنے کے لیے آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ چونکی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بلی اسے اپنے جناتی آنکھوں سے گھورنے لگی۔ جولیا اس صورتحال سے خوفزدہ اسے اپنے ہاتھوں سے ڈراتے ہوئے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ بلی حقیقت میں شیر کی خالہ والی کہاوت پر عمل پیرا ہونے لگی۔ وہ کسی باولے کتے کی طرح دم ہلائے، کان اٹھائے اسے دیکھتے ہوئے غرانے لگی۔ جولیا اچانک اس کی غیر معمولی حالت سے لرز گئی۔ اسے آج اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسز رابرٹ نے جو چیز پال رکھی ہے وہ بلی نہیں۔ بلیاں معصوم ہوتی ہیں، خوبصورت، لیکن یہ تو مجھے کوئی خونخوار بلا نظر آتی ہے، وہ بڑے طنزیہ انداز میں ولسن کو بتایا کرتی تھی۔ جولیا کے پاس کوئی حل نہ تھا سوائے اس کے کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے، لیکن خونخوار بلی پہلے ہی حملے کا منصوبہ بنا کر آئی تھی۔ وہ غراتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ جولیا پیچھے ہٹنے لگی۔ جولیا ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس مرتبہ بھی ولسن کو آواز نہیں دے سکی۔ بلی کسی کک لگے فٹ بال کی طرح اچھلی اور جولیا کی لمبی گردن سے جا ٹکرائی۔ اس درندہ صفت نے اپنے خونخوار خاردار پنجوں سے جولیا کی گردن کو بھنبوڑ ڈالا۔ ایک کربناک چیخ جولیا کے گلے سے برآمد ہوئی اور وہ زمین پر گر گئی اور بلی اندھیروں میں دوڑتی ہوئی گم ہو گئی۔ جب تک ولسن پہنچا یہ سب ہو چکا تھا۔ جولیا اوندھے منہ گری ہوئی ہوش و آواز سے بے نیاز تھی۔ وہ اس کے بائیں جانب کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ دوسرے دن جب جولیا کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر سب سے پہلے مسز رابرٹ پر پڑی۔ مسز رابرٹ دبنگ جسامت اور چوڑے بدن کی خاتون تھی۔ وہ خوبصورت رہی ہوگی لیکن اب نہیں۔ اس کی سفید رنگت پھیکی اور ہیپاٹائٹس کے مریض کی طرح پیلی اور بے رونق تھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ اپنے سوکھے سڑے شوہر کی طرح بے جان مردہ دکھائی دیتی تھی۔ جولیا کو ہوش میں آتے دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے بڑے بڑے پیلے دانت نکالے اور بولی، جولیا کیا ہوا تھا تمہیں؟ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، ضرور تم کہو گی کہ میں ڈر گئی تھی۔ جولیا کے چہرے پر انتہائی ناگواریت کے احساس ابھرنے لگے۔ اس سے مادام کا یہ تضحیک بھرا لہجہ انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ وہ اس کے خوف کا مذاق اڑاتی تھی جسے جولیا نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن اب اس کے نزدیک کوئی گنجائش نہ تھی کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ اسے ایک نئی زندگی ملی تھی جس کا اعتراف وہ چاہتی تھی کہ سب کریں، لیکن ابتدا میں ہی مسز رابرٹ نے اس کے خیال کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ جولیا نے مزید 3 دن تک بستر نہیں چھوڑا۔ بہرحال اس کی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ گلے پر لگنے والی خراشیں کسی بلی یا کتے کی تھی، جسے ڈاکٹر نے ثابت کیا، ورنہ مادام نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اپنی بلی کے بچاؤ کی۔ ولسن نے
विल्सन ने यह सब सुनकर और देखकर बस पुष्ट डाल दिया। इसे अपने बॉस की खिदमत से फुर्सत ही कहाँ थी। रोशन मुस्तकबिल के सपने इसके होश व आवाज़ पर हावी थे। पिछले वाक़े के गुजरे कोई 10 दिन हुए थे जब एक और वाक़े ने जूलिया को मज़ीद हरासा कर दिया, लेकिन अब विल्सन ने भी ये सब अपनी आंखों से देखा और ये एक ऐसा वाक़या था जिसने इन लोगों के असाब को झंझोर डाला था। इसके बाद विल्सन भी सख्त खौफज़दा रहने लगा। वो गैर मुतमईन और अजीब सी कशमकश का शिकार हो चुका था। इसने अपने बॉस के साथ आना जाना तर्क कर दिया था और चौकीदार जोसेफ से दूर रहने लगा था। इस दिन मौसम ही कुछ ऐसा था। शाम का वक्त था जब साफ मतला अबरालूद होने लगा और फिर तकरीबन रात तक तेज़ हवा के झक्कड़ भी चलने लगे। स्याह बादलों से आसमान ढक गया था। बिजली की चमक और बादलों की गरज से इस पर मुहित फ़ज़ा में खौफ का इजाफा होने लगा। जूलिया अपने कमरे में अंगीठी के सामने बैठी थी। इसने बारहा इस वहशत को झटकने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों वो विल्सन के लिए खौफज़दा थी। देर हो जाना कोई नई बात ना थी, बल्कि वो खौफ महसूस कर रही थी। अभी वो कर्बनाक वाक़या इसके जहन की सतह पर ताज़ा था। वो बार बार खिड़की और दरवाजे की तरफ देखती। ये मनहूस बिल्ली और बदरू जोसेफ इसके असाब पर किसी देव की तरह मुसल्लत थे। वो जानती थी कि अगर इनमें से कोई भी आ गया तो इसका जिंदा बच जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। एकदम खट खट की आवाज़ पर वो चौंकी, लेकिन इसे पुरसकून होना पड़ा। आवाज़ साथ वाले कमरे से आ रही थी। वो जानती थी ये चूहे हैं, भूल भी कैसे सकती थी जब ये लोग इस घर में मुंतकिल हुए। ये दूसरे दिन की बात है जब वो शाम के वक्त अपने कमरे में दाखिल हुई। सामने 2 चूहों को अपने बिस्तर पर उछलते कूदते देखकर इसने आओ देखना न ताओ हाथ में पकड़े हुआ चमचा इनकी तरफ उछाल दिया, जो इन्हें तो कोई नुकसान ना पहुंचा सका, अलबत्ता लटके फानूस को रेजा रेजा करने में कारगर साबित हुआ। और चूहे दौड़ते हुए कोने में बने छोटे से बिल में घुस गए जो साथ वाले कमरे की तरफ था। यह कमरा मुकफ़िल था जिससे अब ऐसी ही आवाज़ें उठ रही थी, लेकिन इनकी आमदोरफ्त का जरिया जूलिया ने ख़त्म कर डाला था। और अब ऐसे हंगामे जो शायद एहतजाजी थे अक्सर रात को हुआ करते थे। अचानक किसी ने दरवाज़ा पीटा। जूलिया सहम गई, क्योंकि ये विल्सन नहीं हो सकता। इन लोगों की गाड़ी इसने अभी तक नहीं देखी थी। बस वो समझ चुकी थी कि ये खबीस जोसेफ ही था। इसके जिस्म में खौफ की सर्द लहर सरायत कर गई। दिल हलक में फंसने लगा और सांस अटक सा गया। वो बिल्कुल दरवाज़ा खोलने पर आमादा न थी। कौन? जूलिया की नहीफ और हड़कलाहट ज़दा आवाज़ उभरी। बदस्तूर कांपते हुए उसने दरवाज़ा खोलना मुनासिब नहीं समझा। बदस्तूर खामोशी में जूलिया ने आफत समझी, लेकिन फिर किसी ने ज़ोर से धड़धड़ाया दरवाज़ा तो वो लरसते कदमों और कांपते बदन से आगे बढ़ी। कमरा तारीक था। कभी किसी वक्त आसमानी बिजली की चमक से अलबत्ता कमरा चमक उठता, लेकिन फिर वही अंधेरे का राज होता। तीसरी बार दरवाज़ा पीटने पर वो खोल चुकी थी। सामने जोसेफ खड़ा था और इसने हाथ में टार्च थाम रखी थी। इसके दाएं बगल में मिसेस रॉबर्ट की वो काली बिल्ली बैठी कोई चीज़ नोच रही थी। जोसेफ की शख्सियत थी ही नफ़रत के काबिल। वो विल्सन को बड़े नफ़रत अंगेज़ लहजे में बताया करती थी। इसके छदरे और पीले दांतों को, जिनकी नुमाइश वो संजीदा और गैर संजीदा मकाम पर किया करता था, इसकी आंखों में वसूख से कह सकती हूँ जो पत्थर की हैं। इसने कभी इनको हरकत देने की जहमत ही नहीं की, बल्कि वो अपनी गर्दन को भी हरकत में नहीं लाता था, बल्कि किसी आहनी या बरकी इंसान की तरह। इसकी देव कामत शख्सियत मैंने देखी थी। इसने कभी जूता नहीं पहना, सिर्फ मोज़ों पर गुजारा किया करता था। फिर भी तकरीबन अगर गलत नहीं तो इसका कद 7 फुट से कम नहीं था। अब वही जोसेफ बदरू इसके सामने खड़ा था। मुझे मादाम बर्था ने भेजा है, इसने अपनी भारी आवाज़ में कहा। तुम अकेली हो और मैंने सुना है तुम इस मासूम से डरती हो। इसने बिल्ली की जानिब इशारा करते हुए कहा, लो तुम ये टार्च रख लो। इसने टार्च जूलिया की तरफ बढ़ाई, जिसे इसने लरसते हुए वजूद से कबूल किया। वो कुछ कहने से कतई कासिर थी। इसके हलक में कांटे चुभ रहे थे। वो खामोशी से पीछे हटा और टार्च जूलिया के हाथ में थी, जिसकी तेज़ रोशनी अचानक इस बिल्ली पर पड़ी। उफ मेरे खुदाया! जूलिया की घुटी घुटी आवाज़ निकली। बिल्ली जोसेफ का हाथ चबा रही थी। खून टपक के फर्श पर बिखर रहा था। सफ़ेद खलाई की हड्डियाँ झांक रही थी और वो खूंखार बदमस्त थी और ये शैतान बेनियाज था। जूलिया अब भी वहीं खड़ी थी। इसका वजूद जैसे पत्थर का हो चुका था जब मिस्टर रॉबर्ट की गाड़ी का हॉर्न गूंज उठा।
वो सब कुछ भूल कर इसकी तरफ बड़ी टार्च की रोशनी इसने जो सामने फेंकी ही थी। जब इसे दौड़ता हुआ विल्सन नजर आया, वो बहुत घबराया हुआ था। इसका सांस धूकने की तरह चल रहा था। इसकी आंखें मारे दहशत के बाहर निकल रही थी। जोसेफ ने बॉस का कत्ल कर दिया है, विल्सन ने लुकनत ज़दा लहजे में बताया। जूलिया, रिवाल्वर उठा लाओ, वो निहायत दुरुस्तगी से बोला। इसकी बदलती हुई कैफियत खौफनाक हद तक थी। रिवाल्वर पकड़कर वो सीधा बाहर की तरफ भागा। जब विल्सन इस जगह पहुंचा, गाड़ी अभी तक सड़क पर ही खड़ी थी और गाड़ी के करीब इसके मरहूम बॉस की लाश पड़ी थी, जिसका सर एक तरफ जरा आगे पड़ा हुआ था, यानी जोसेफ वहां से गायब था। रिवाल्वर लहराते हुए मोहतात अंदाज में इसने गिरदोनवा में इसको देखा, लेकिन जोसेफ निकल चुका था। वो घबरी हुई हालत में जोसेफ को पुकारने लगा, जोसेफ, जोसेफ, देखो तुम नहीं निकल सकते, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अभी वो अपने जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि इसे जोसेफ के हंसने की आवाज़ आई। वो खूब खुलकर कह लगा रहा था, गोया फतेयाब कौम का काहिन आज़म था। जोसेफ की कैफियत मांग पड़ गई जब इसे मादाम बर्था भी इसके साथ नजर आई। हस्बे रिवायत वो खाली खलोटी इसके बगल में थी। हवा की तेज सरसराहट और बादलों की गन गरज आसाब पर भारी थी। गाड़ी की लाइट्स रोशन थी। जोसेफ ने कार रोककर मिस्टर रॉबर्ट को बाहर खींच लिया था और इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी थी। मिस्टर रॉबर्ट का जिस्म माई बेआब की तरफ तड़प कर ठंडा हो चुका था और उसकी गर्दन बेजान पड़ी हुई थी। मादाम, इस शैतान सिफत ने बास को कत्ल कर दिया है, विल्सन ने रूहानी आवाज़ में बर्था को मुखातिब करते हुए कहा, लेकिन इसने इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और चलती हुई मिस्टर रॉबर्ट के सर के पास पहुंचे। झुककर इसने इसका सर पकड़ा। बिल्ली इसके हाथ से छूटकर मिस्टर रॉबर्ट के जिस्म को चाटने लगी और ताज़ा खून हलक में उतारने लगी। विल्सन को आज जूलिया की वो बेमकसद और फजूल बात याद आ गई थी। विल्सन, ये बिल्ली कोई चुड़ैल या आदमखोर बला है। मादाम बर्था ने सर को धड़ के साथ दुरुस्त किया और फिर विल्सन ने जो कुछ देखा वो इंतहाई हैरतअंगेज था। मिस्टर रॉबर्ट उठकर बैठ गया और फिर जोसेफ के सहारे खड़ा हो गया। वो तीनों गाड़ी में बैठकर अंदर दाखिल हो गए और विल्सन रिवाल्वर हाथ में उठाए वहीं जम गया। इसकी जुबान गम, टांगे बेजान और हवा से फंसा साथ छोड़ने लगे। ये ऐसा वाक़या था जिसने जूलिया की तमाम बनावटी और मन घड़त बातों की तस्दीक कर दी थी। विल्सन बीमार रहने लगा। वो अपने सरबुरीदा बॉस से सख्त खौफ खाने लगा था। जूलिया के मुताबिक जोसेफ खुद को सरकटा कहता था। यही एक ख्याल इन्हें झंझोड़ डालता है। यह होलनाक तस्वुर ही इन्हें अदमुआ कर डालता कि हम मुर्दों और सरकटों की तहवील में हैं। जूलिया डरे सहमे अंदाज में विल्सन को बताती और वो इसकी हर बात पूरी तवज्जो से सुनता। अब इसके पास कुछ सोचने के लिए था तो वो यहाँ से निकलने की तरकीबें थी। इसने कई बार बॉस से चंद दिन की रुख्सत मांगी, लेकिन जवाब एक ही मिलता, अभी तो तुम लोगों को चंद दिन इंतज़ार करना होगा। वो अपनी खाली और बेजान आंखों से इसे घूरते हुए कहता। 3 दिन बाद वो दोनों रात देर तक अपने कमरे में अंगीठी के सामने बैठे कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। नींद इनकी लिए अजनबी हो चुकी थी। बस इन्हें एक धड़का सा लगा रहता था। इस घर के कोनों और खुदरों में छुपी वहशत ने इन्हें मफलूज कर डाला था। दफतन इन्हें चीख सुनाई दी। जूलिया सहम गई जबकि विल्सन खड़ा हो गया। गो खौफ की तुंद और तेज लहर इसके रगो पे में सरायत कर गई, लेकिन इन्हें लड़ना था, जिंदगी की बेरहम मौजों का मुकाबला करना था, वरना ज़रूर ये सरबुरीदा मखलूक इन्हें ख़त्म कर डालती। विल्सन ने रिवाल्वर निकाला। आज वो इस खेल को शायद इख्तिताम पजीर करना चाहता था। ये तुम क्या कर रहे हो? जूलिया ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर इसके मजबूत हाथों से छीनने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। तब ये वहशतनाक चीख एक बार फिर खामोश फिजा का सीना चीरती हुई निकली। जूलिया को यकीन सा हो गया ये चीख मिसेस कॉक्सटन की थी। कॉक्सटन का घर यहाँ से चंद गज के फासले पर था। चीख पिछली जानिब के चेरी के बाग से बुलंद हुई थी। जूली, तुम यही ठहरो, विल्सन की लरजती हुई आवाज़ निकली। वो अपने इक़दाम पर कतई मुतमईन न था। विल्सन मजबूत असाब और मामला फहम इंसान था, लेकिन कभी यह तमाम खूबियाँ भी कहीं रुपोश होने लगती हैं जब बुरा वक्त इंसानी दहलीज पर दस्तक देता है। आज यही सब कुछ विल्सन के साथ हो रहा था। वो जीने से उतरकर राहदारी के साथ चलता हुआ पोर्च में आ चुका था। जूलिया को वो तनहा चौड़ाया था। रिवाल्वर पर इसकी गिरफ्त मजबूत थी।
किसी भी मामूली आहट पर वो फायर करने को तैयार था। इस पोर्च से निकलकर वो बाग के सामने आ चुका था। इन मुख्तसर दरख्तों के दरमियान वो हवास बाख्ता मंजर अपनी तमाम तर वहशत समेटे इसका मुंतज़िर था। दाएं जानिब बाग के उकबी हिस्से में मिस्टर रॉबर्ट, जोसेफ और इसकी बीवी नीम मुर्दा मिसेस कॉक्सटन को दबोचे खड़े थे। इनकी बाछें खून आलूद और खुले जबड़ों से बड़े बड़े दांत झांक रहे थे। फायर करना तो दरकिनार, वो किसी भी हरकत से कासिर था। ये सब कुछ गैर मुतवक्का था। वो तीनों इस नवारिद से बेनियाज थे। जोसेफ लालटेन थामे खड़ा था और वो दोनों दरिंदा सिफत इसका नरखरा उधेड़ चुके थे। अचानक वो मनहूस बिल्ली जो न जाने कहाँ से आ टपकी थी, इसने विल्सन पर छलांग लगा दी। विल्सन पुश्त के बल जा गिरा। वो म्याऊं म्याऊं करती विल्सन की गर्दन को दबोचने बिल्ली ने विल्सन की गर्दन को नोचना शुरू कर दिया और बेचारा अब कुछ नहीं कर सकता था। वो तीनों फितना सामा इसके सर तक आ पहुंचे थे। जोसेफ ने वो लंबा छुरा अपनी कमर से निकाला और पल भर में विल्सन की गर्दन तन से जुदा कर दी। तीसरी बार दरवाज़ा पीटने पर जूलिया ने लरसते हाथों से लॉक हटाया। बेसाख्ता एक भरपूर चीख इसके मुंह से बरामद हुई। इसके सामने जोसेफ के साथ विल्सन भी था, जिसकी गर्दन से खून बह रहा था। वो भरपूर तरीके से मुस्कुरा रहा था, अपने कांटेदार दांतों की नुमाइश करता हुआ। जिसकी गर्दन से खून बह रहा था, वो भरपूर तरीके से मुस्कुरा रहा था, अपने कांटेदार दांतों की नुमाइश करते हुए। मेरी बीवी इस वीरान घर की वहशतनाक सन्नाटे से उकता चुकी है। जोसेफ, क्या तुम इसे दानी सुकून नहीं पहुंचाओगे? विल्सन की बेजान और खोखली आवाज़ इसकी समात से टकराई और दूसरे ही लम्हे जूलिया की गर्दन फर्श पर लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। मिसेस रॉबर्ट की बिल्ली तेजी से इसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। वो ताज़ा खून अपने हलक में उतारने लगी, जबकि मिसेस रॉबर्ट इसमें शैतानी रूह फूंकने के लिए वारिद हो चुकी थी। कहानी सुनने का शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। शुक्रिया।